नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में कोरोना वायरस बेहद तेजी के साथ फैलता जा रहा है। जो आंकड़े बीते 9 दिनों से 3,50,000 के आसपास आ रहे थे, वो आंकड़े बीते रोज 4,12,000 सामने आए और आज तीसरी बार जो आंकड़े सामने आए हैं उसने पूरी सरकार की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि आज 4,14,000 नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, तो वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन से बचने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। तो वहीं दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों को दिल्ली में कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। तो वहीं अब वरिष्ठ डॉक्टरों ने देश में तीसरी लहर आने की चेतावनी देकर सभी की नींद उड़ा दी है। हमें जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा 214 मैट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जहां जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराई जा रही है। फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चैन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते। हमको जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा। लेकिन 18% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम खोल भी नहीं सकते। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन अब सामान्य हो जाए। 1,06,65,499 लोगों को पहली डोज लगाई गई है और इनमें से 25,90,456 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल 1,32,55,955 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 18 से 45 साल के आयु वर्ग के 68,536 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम जो एसीएस अधिकारी हैं, किस तरीके से चिंतित हैं। सख्ती बढ़ाती जा रही है, लेकिन आपके इलाके का कैसा हाल है, आपके राज्य की क्या अपडेट है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र यानी कि मुंबई का हम रुख करते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ अपडेट मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र का? संक्रमण की बात करें तो हालात जो है अभी भी कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन से लेकर के बेड की बात करें या वैक्सीनेशन की तो बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी भी कमी देखी जा रही है। उत्तर मुंबई की बात करें या नॉर्थ मुंबई की या फिर मुंबई से सटे जो जिले पालघर और ठाणे, न्यू मुंबई, पनवेल, यहाँ भी काफी हालात जो है कि खराब हो चुके हैं। क्योंकि मुंबई में जब लोगों की तबीयत खराब होती थी, अगर मुंबई में बेड नहीं मिलता था तो मुंबई से सटे जिलों में जाते थे, लेकिन अब ऐसी
ऐसी स्थिति है कि वहां पर भी बेड और जो है कि ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ी सी राहत जो है कि मोहित यहाँ पर है कि जो संक्रमण का आंकड़ा है, जो 60 से 65 हजार तक जो आंकड़े आते थे वो अब 50 से 55 हजार तक पहुंचे हैं। तो कोरोना संक्रमण मरीजों की जो संख्या, जो रफ्तार थी, उसमें थोड़ी सी रुकावट जरूर देखी गई है, लेकिन जो मृत्यु दर है, कह सकते हैं कि मरने वालों का आंकड़ा, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। जी वही एक अगर हम अस्पतालों की तस्वीर को समझने की कोशिश करें, अस्पतालों की स्थिति कैसी है, कि वहां पर ऑक्सीजन की हम बात करें, बेड की हम बात करें, आईसीयू वेंटिलेटर की हम बात करें, वो व्यवस्था महाराष्ट्र में कैसी नजर आ रही है? मोहित देखिए, अगर हम प्राइवेट अस्पतालों पे नजर डालें तो बेसमेंट से लेकर के सीढ़ियों तक जो है कि बेड लगाए गए हैं और वहां पर कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज चल रहा है। सरकारी अस्पताल की बात करें तो कई ऐसे कोरोना संक्रमित हैं जो एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अस्पताल ले जाते समय वो सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है और कहीं बेड है तो कहीं नहीं है। अगर मुंबई के दहिसर जंबो सेंटर की बात करें तो प्रतिदिन वहां सैकड़ों से ज्यादा कोरोना संक्रमण मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि जो बेड की संख्या है वो अभी तक वहां पर बढ़ाई नहीं गई है। तो हालात कहीं न कहीं प्राइवेट अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल की जो है वो काफी खराब हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार इसे सुधारने के लिए कई इलाकों में जंबो और कोविड सेंटर बना रहा है, ताकि जो लोगों की भीड़ है उसे कम से कम की जा सके और जो संक्रमण फैल रहा है, जो मरीज पाए जा रहे हैं, उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। अब मुरारी, अगर वैक्सीनेशन को लेकर हम जो तस्वीर है वो समझने की कोशिश करें तो वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र में कैसी स्थिति है? वैक्सीन को लेकर जोर दिया जा रहा है, खासतौर से 18 साल से उम्र के जो लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू की गई है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से 44 साल की अनुमति मिलने के बाद जो युवक थे उनमें काफी जोश देखा गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई, लेकिन आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन की कमी है और यही वजह है कि कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो बंद किए गए हैं। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिसमें दूसरी डोज देने के लिए जो कि डोज उपलब्ध नहीं है। तो जो समस्याएं हैं वैक्सीन को लेकर वो यथायथ उसी तरीके से बनी हुई है। समय रहते अगर वैक्सीनेशन की जो गति है उसे तेज नहीं किया गया और जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं, लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे अगर सही समय पर नहीं सुधारा गया तो दूसरी तरफ ये भी संक्रमण के साथ साथ एक बड़ा खतरा महाराष्ट्र सरकार के लिए है। वही लेकिन क्या वजह नजर आ रही है कि वैक्सीनेशन की जो कमी वहां पर तस्वीर देखने को मिलती है? क्या केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वहां नहीं पहुंचा पा रही है, या फिर महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डर ही कम दिए, अब तक ऑर्डर नहीं दिए? देखिए मोहित, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से मैं मुंबई सहित महाराष्ट्र में जो खबरें देख रहा हूँ और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी है, ऐसे में वैक्सीनेशन ज्यादा मात्रा में पहुंचाई जाए, क्योंकि मोहित मुंबई सहित महाराष्ट्र में हालात खराब हो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि उसे वैक्सीन लगे। जब से पहली डोज आई थी, पहला टीकाकरण शुरुआत हुआ था, तो लोगों में काफी डर था। कई ऐसे जो सेंटर थे वहां पर भीड़ नहीं थी। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर थे तो आज दिन में सिर्फ 10 से 5 लोग ही वैक्सीन लेते थे। अब ऐसी स्थिति में जो मरने वालों का आंकड़ा, संक्रमण और जो लॉकडाउन के पूरे आसार दिख रहे हैं, संक्रमण की जो महामारी दिख रही, इसे लेकर के लोग बड़ी संख्या में जो है कि टीकाकरण बूथों पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि जो भी वैक्सीन यहाँ पर पहुंच रही है वो जो है कि लगातार खत्म हो रही है और उसे बढ़ाने के लिए उद्धव सरकार हर संभव, महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुंबई का, महाराष्ट्र का अपडेट आपने देखा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का अपडेट अभी आना बाकी है। इस बीच रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी अपडेट का सिलसिला जारी है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके राज्य की, आपके प्रदेश की, आपके क्षेत्र की कैसी स्थिति है वो हम दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हर जगह पर मुस्तैद है, बड़ी मुस्तैदी के साथ में तमाम वो आंकड़े आपके सामने ला रहे हैं जो लगातार जिस तरह की स्थिति आपके क्षेत्र में बनी हुई। लेकिन साथ में एक सवाल यह भी कि अभी भी बड़ी स्थिति में, बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी तादाद में जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। तस्वीरें ऐसी चौंकाने वाली सामने आती हैं कि लोग बिना वजह के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि कई राज्यों के अंदर जो संक्रमण के प्रसार की चेन है वो टूटने की बजाय और लंबी होती नजर आ रही है। दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र की, मुंबई की स्थिति आपने देखी कि हमारे संवाददाता मुरारी सिंह ने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह के हालात वहां पर हैं, लेकिन उसको लेकर सख्ती भी की जा रही है। बावजूद इसके जो स्थिति है अभी काबू में नजर नहीं आ रही है। आंकड़े थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। बात उत्तर प्रदेश की हम करें तो उत्तर प्रदेश से भी बहुत ही विचलित कर देने वाली, डरा देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों को देख करके ही यही वजह है कि आज 4,14,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,900 कुछ लोगों की जान चली गई है। यह बीते 24 घंटे का आंकड़ा है। लेकिन इन आंकड़ों के साथ में एक आंकड़ा यह भी है कि भारी मात्रा में जो लोग हैं वो कोरोना को मात देने में भी कामयाब हो रहे हैं। हर रोज 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात दे रहे हैं, यानी कि कोरोना से ठीक हो रहे हैं। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, तमाम मुख्यमंत्री, अधिकारी, तमाम स्वास्थ्य मंत्री, तमाम डॉक्टर्स, वो सब लोग सजग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना की चैन को तोड़ा जाए ताकि इस मुसीबत से अपने देश को, अपने शहर को, अपने राज्य को बाहर निकाला जा सके। और इसको लेकर अलग अलग तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ये तस्वीरें उसकी उदाहरण है कि किस तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। सब्जी मंडी में पहुंच रहे हैं लोग और वहां पर कुछ लोगों ने ना तो मास्क पहने हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। लेकिन इन सब के बीच में आपको यह भी बताते चले कि तमाम राज्य सरकारों के द्वारा सख्ती की जा रही है। लेकिन सख्ती के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के बहाने बना करके घर से बाहर निकल रहे हैं और वो अपने अपने किसी भी तरीके के कामों के लेकर वो बाहर निकल रहे हैं। और साथ में जो प्रशासन है लगातार सहयोग की अपील कर रहा है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चलें कि नए जो आंकड़े आए हैं उनसे चिंताएं तो बढ़ी हैं, उनसे परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन उन चिंताओं और परेशानियों के साथ में एक राहत की खबर यह है देश के लिए कि 3 लाख से ज्यादा हर रोज जो लोग हैं वो कोरोना से ठीक हो रहे हैं। वो लोग कोरोना को मात देने में सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर वो भी है कि जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जो स्थिति गंभीर हो रही है, जिन लोगों की हालत गंभीर हो रही है, उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई राज्यों के अंदर ऑक्सीजन की कमी की खबरें और तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। कई राज्यों के अंदर वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि उनके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। कई राज्यों के अंदर तस्वीर ऐसी देखने को मिलती है कि लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं। उनका नंबर होता है, उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें उनका वैक्सीन नहीं लग पाता है। आपको यह भी बताते चले कि ये तस्वीर, ये हालात इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ऊपर से वैक्सीन की जो खपत है, ऊपर से जो खपत के अनुसार वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। और यही वजह है कि वैक्सीन अभी सही मात्रा में लोग नहीं ले पा रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी हम बहुत पिछड़ते हुए वैक्सीनेशन के मामले में नजर आ रहे हैं। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने कि किस तरीके से राज्यों के, शहरों के जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच पंजाब के कपूरथला का हम रुख करते हैं। सुनील गोगना हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन के माध्यम से। सुनील, क्या कुछ अपडेट है कपूरथला का, विस्तार से बताएं।
जैसे कि कपूरथला में रोज कोरोना पॉजिटिव, जो कि कल भी कपूरथला में 102 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मरीज आया। दिनों दिन ये कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी सेहत का आप ही ख्याल रखना पड़ेगा अब लोगों को, क्योंकि लोग बिल्कुल बेपरवाह हुए हैं। कोई भी कोरोना को मास्क नहीं पहनते, हाथ सैनिटाइज नहीं करते। और सुनील, अगर हम ग्राफ की बात करें तो कपूरथला में बढ़ते हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं या स्थिति स्थिर है? और खासतौर से अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से मरने वालों की संख्या किस तरह की नजर आ रही है? कपूरथला में तकरीबन रोज ही 2-3 मौतें होती हैं, और इधर डॉक्टरों की बड़ी कमी है। किसी को जलंधर में रेफरेंस कर दिया जाता है, किसी को अमृतसर में किया जाता है। और अस्पतालों की हम बात करें, वहां ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, आईसीयू की किस तरह की व्यवस्था वहां पर है? क्या जिन लोगों को, संक्रमितों को भर्ती किया गया है, वो वहां पर किस तरह की स्थिति में नजर आ रहे हैं? कपूरथला में तो ऑक्सीजन की बिल्कुल ठीक अवस्था है जाएगी, और थोड़ी सी जलंधर में प्रॉब्लम आती है, कपूरथला बिल्कुल ठीक है। और सुनील, साथ में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की स्थिति है? वैक्सीनेशन पर क्या जोर दिया जा रहा है? क्या लोग वहां पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं? कपूरथला में वैक्सीनेशन जो कि अब नहीं लग रही, वो जो कि कैप्टन सरकार ने, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जो 1 तारीख को जो कि वैक्सीन लगेगी, और इधर वैक्सीन की बहुत ज्यादा तंगी है। और सुनील, अगर साथ में हम टेस्टिंग को लेकर समझने की कोशिश करें कि टेस्टिंग को लेकर क्या सरकार इसको बढ़ाने पर कोई जोर दे रही है, और लोगों में टेस्टिंग को लेकर किस तरह की स्थिति है? लोग खुद आगे आने के बाद में टेस्ट करा रहे हैं? लोग तो खुद आकर टेस्ट करवा रहे हैं, पर सरकार के पास वैक्सीन होगी तो टेस्ट करवाएंगे। इधर तो बिल्कुल आंकड़े बहुत ज्यादा है, वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है। और सुनील, साथ में ये और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, सख्ती किस तरीके से की जा रही है प्रशासन के द्वारा? क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है? प्रशासन के पास जो कि डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, डॉक्टर तकरीबन नहीं है। लेकिन साथ में एक बात हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लोग जो खुद हैं वो भी सरकार का, प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? लोग सरकार का और प्रशासन का सहयोग तो बिल्कुल नहीं नजर कर रहे हैं। शाम को तकरीबन जो कि लॉकडाउन लगा होता है ना, 5 बजे के बाद सरकार बोर्ड लगा देती है, लोग ऐसा बाहर घूमने को निकलते हैं कि लोग बिल्कुल बेचिंत और बेनिश्चिंत हो जाते हैं कि जैसे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील गोगना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुनील हमारे संवाददाता हमारे साथ कपूरथला से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति कपूरथला में है। उन्होंने बताया कि वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में मौतों की अगर हम बात करें तो 3 से 4 लोगों की जान हर रोज कोरोना के चलते वहां पर जा रही है। साथ में आपको यह भी बताते चले कि डॉक्टरों की कमी की खासा दिक्कतों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि डॉक्टरों को कभी लुधियाना, कभी जलंधर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको रेफर कर दिया जाता है, लेकिन साथ में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच में ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई किल्लत वहां पर नहीं है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की स्थिति है, वैक्सीनेशन को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन वहां पर सही तरीके से नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि नहीं हो पाने की वजह से वैक्सीन के चलते लोगों में जो इसको लेकर रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगे, लेकिन उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। यही वजह है कि बढ़ते संक्रमण पर सरकार कहीं ना कहीं रोक लगाने में विफल साबित होती नजर आती है। इस आंकड़े को कम करने के बजाय ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपका अपना जो क्षेत्र है, आपका अपना जो राज्य है, वहां की स्थिति कैसी है वो भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फोन कॉल के माध्यम से कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, चर्चा उनसे की है, लॉकडाउन को लेकर विचार हुआ है, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर विचार किया जा रहा है, और साथ में यह भी कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर काबू कैसे पाया जाए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। और इसके साथ ही ऑक्सीजन की जो खासा कमी है, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर का हम रुख करते हैं। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वहां की तमाम अपडेट के साथ में। गणेश, कोरोना को लेकर इंदौर की, मध्य प्रदेश की क्या कुछ अपडेट वहां से देखने को मिल रहे हैं, विस्तार से बताएं। मोहित, देखिए कोरोना का जो कहर है, हालांकि अभी भी लगातार जो है संक्रमण जारी है, और मध्य प्रदेश में जो है कोरोना की वजह से लगातार सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और तमाम सारी चीजें की जा रही है। लेकिन फिर भी अभी जो है किसी तरह से आंकड़ों में अगर बात करें
तो किसी तरह से जो कमी आनी चाहिए, हालांकि उस तरह की कमी नहीं दिख रही है। मौतों का भी जो संक्रमण दर, जो मौतों का दर है, जो पहले भी पूर्व में जो अप्रैल माह से लगातार जो है 95 और 100 लोगों की लगातार जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में मौतें हो रही, वो भी लगातार मौतें जारी है। लेकिन हालांकि दर की बात करें, जो पॉजिटिव दर है, तो जिस तरह से सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, उन सैंपलिंग के आधार पर जो दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो जरूर कम हुआ है। 28 से 18 मध्य प्रदेश का जो है पॉजिटिव रेट आ चुका है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात करें, बीती रात में जो 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े आए हैं, 12,241 मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए कोरोना के। साथ ही 12,965 लोग, हालांकि जो आंकड़े आए उससे कहीं ज्यादा लोग हालांकि ठीक होकर अपने घरों को भी गए हैं और इनमें 86 लोगों की मौतें भी शामिल है। वहीं अगर बात करें तो 88,614 लोग जो है अभी भी पॉजिटिव जो है एक्टिव मामले मध्य प्रदेश से पूरे सामने आए हैं। अभी भी पॉजिटिव एक्टिव जो है 88,000 से ज्यादा लोग जो है अभी भी मध्य प्रदेश में एक्टिव है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हालांकि प्रशासन सख्त कदम उठा रही है और इन्हीं सबको देखते हुए मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन था, कोरोना कर्फ्यू था, उसे 15 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि 16 और 17 को वीकेंड होने की वजह से, शनिवार रविवार की वजह से, यानी कि मध्य प्रदेश में अब 17 तारीख तक के लिए ये लॉकडाउन लागू रहेगा और तमाम सख्ती जो है बढ़ती जा रही है इस कोरोना की रोकथाम को लिए। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 मई तक के लिए जनता लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। किस तरह की तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और लोगों का क्या सहयोग मिल पा रहा है प्रशासन को? मोहित देखिए, लोगों का हालांकि सहयोग है, लेकिन हालांकि कुछ लोग जरूर अभी भी जो है गैर किसी काम से या बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन हालांकि अब जो है अगर इस मई माह की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और लगातार जो है जो लोग भी डॉक्टर्स हैं, सभी लोग जो है मई माह के लिए ज्यादा चेता रहे हैं कि मई माह में एक बार फिर जो कोरोना की तीसरी लहर आने का भी डर बन चुका है। ऐसे में प्रशासन जो है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और प्रशासन भी अब इसी कड़ी में सख्त कदम उठा रहा है। जहां तक 15 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया है, ऐसे में अब प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए इसी तरह की कोई भी धार्मिक आयोजन हो या फिर किसी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं मिल पाएगी और सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन अब सख्ती से इन पाबंदियों को, इन गाइडलाइंस को लोगों से मनाने के लिए लगातार जो है जारी है और प्रशासन लगातार जो है इस मुहिम में सम्मिलित हो चुका है और प्रशासन इन सभी कार्यों को लगातार जो है सख्ती बरतता नजर आ रहा है। जी मोहित, लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करें, हमने बीते रोज देखा था, बीते साल हमने देखा था कि कोरोना संक्रमण का प्रसार जिस तरीके से बढ़ रहा था, इंदौर में खासा असर हमें देखने को मिला था। इस बार इंदौर की स्थिति कैसी है? क्या पहले से बेहतर है? और खास तौर पर अस्पतालों की स्थिति कैसी है? मुझे सबसे बड़ी बात करें कि अगर मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कहीं पर भी कोविड के सबसे ज्यादा केस सामने आए थे, पूर्व में भी बात करें तो वो मध्य प्रदेश में भी ही सामने आए थे और पूर्व की तरह ही इस बार भी मध्य प्रदेश का इंदौर जिला जो है नंबर 1 ही है। इंदौर में अभी भी पूर्व की तरह ही कोरोना के आंकड़े जो है सबसे ज्यादा भयावह दिख रहे हैं। हालांकि अगर पूर्व की तुलना में इस बार की बात करें तो इस बार मौतें सबसे ज्यादा चाहे इंदौर में सम्मिलित है और भोपाल में सम्मिलित है। इंदौर की अगर देखें तो शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लंबी लंबी लोगों की शवों को जलाने और दफनाने के लिए लंबी लंबी वेटिंग भी देखने को मिली, जहां घंटों इंतजार के बाद उन शवों का नंबर जलाने और दफनाने के लिए आया। तो अप्रैल माह हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए भयावह रहा, सबसे ज्यादा मौतें सम्मिलित रही और इंदौर में भी ऐसा ही कुछ माजरा जो है देखने को सामने आया, जहां पर लगातार मौतें और पॉजिटिव रेट काफी ज्यादा अप्रैल माह में सबसे ज्यादा सामने आए और एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में पूर्व की तरह इंदौर में ही सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े देखने को मिले हैं। जी मोहित, और साथ में एक तस्वीर हम समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीजन को लेकर खासा दिक्कतों का सामना देश के कई राज्य हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। अस्पताल कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन मुहैया नहीं हो पा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस तरह की हम तस्वीरें देखें, लोगों को जरूरत पड़ती है लेकिन वो मिल नहीं पाती है। मध्य प्रदेश में कैसे
कैसी स्थिति है? क्या भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन वहां पर है, या जो दवाइयां वहां पर जरूरी होती हैं वो दवाइयों की स्थिति कैसी है? मोहित, सबसे बड़ी अगर किल्लत की बात करें तो जो आपने 3 सवाल किए हैं उसी शक्ति मध्य प्रदेश के कई जिले, इंदौर ही नहीं हर जिला इन सभी सुविधाओं से अछूता रहा है। चाहे वो बेड की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, इन्हीं सभी चीजों की अछूती की वजह से आज मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े, अगर यह भी कहना उचित होगा कि अगर आंकड़े बढ़े तो इन सब सुविधाओं कि ये सब सुविधाएं ना होने की वजह से काफी ज्यादा जो है लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा हो गया, और जिसकी वजह से अचानक इतने ज्यादा आंकड़े सामने आए। हालांकि अगर बात करें जो ऑक्सीजन और बेड और इन तमाम चीजों की वजह से अब जो है मध्य प्रदेश में कालाबाजारी भी लगातार सक्रिय है, और ऑक्सीजन इंडेक्स जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसकी लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल में लगातार जो है कालाबाजारी भी की जा रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन की वजह से, अगर अप्रैल माह की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही जो मृत्यु हुई है, जो लंबी काफी ज्यादा जो सामने देखने को आया, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही देखने को आया। चाहे वो मध्य प्रदेश का जबलपुर हो, या शहडोल हो, उज्जैन हो, या इंदौर हो, हमने कई जगह अप्रैल माह में देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोगों ने अपनों को गंवाया है। साथ ही अभी भी हालांकि बेड की अगर बात करें तो अभी भी लोग तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया की मदद से हेल्प मांग रहे हैं। लगातार जो है कई लोग अपने घरों में ही होम आइसोलेट है। हालांकि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से बात करके ये जरूर अभी 94 ऑक्सीजन प्लांटों की जरूर अनुमति मिली है। उन तमाम कमियों को पूरा करने के लिए इन प्लांटों का अब कार्य भी तेजी से चल रहा है। जी मोहित, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का हाल बताया, एक एक जिले की तस्वीर आपके सामने रखी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का अपडेट जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आपके क्षेत्र का, आपके राज्य की तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना मीटर क्या कहता है, कोरोना की अपडेट क्या है, इसी को जानने की हम कोशिश में जुड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का धर्मनगरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ में। गौरव, क्या कुछ अयोध्या की स्थिति है, क्या कोरोना को लेकर ताजा अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, आपको बताते चले कि जिस तरीके से धर्म नगरी अयोध्या में कोरोना के केस में फिलहाल जो है कमियां तो आ रही, लेकिन अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो राम नगरी अयोध्या में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है कोरोना अपडेट की जो लिस्ट जारी की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ केसेस कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मौत की बात करें तो जिस तरीके से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी होने के कारण लोग दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहां पर भी मौतों का आंकड़ा सीधे तौर पर मोहित बढ़ता जा रहा है। गौरव मिश्रा साहब ने ये भी हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरह की रिकवरी रेट है वो वहां पर कैसी नजर आ रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रदेश में जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, क्या अयोध्या में भी बढ़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिस्ट जारी की जाती है कि कोरोना के कितने नए केसेस आए, कितने एक्टिव केस हैं, तमाम प्रकार की जो लिस्ट आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं 50 से 60 संख्याएं पर डे कम होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगाया गया उसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए हैं उसको लेकर जो हालात है वो कहीं ना कहीं अभी भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जब से काउंटिंग हुई तब से आज चौथा पांचवा दिन हो गया, उसमें केसेस में कमी आ रही है। लेकिन हालांकि जो कोरोना का सिम्टम होता है वो कहीं ना कहीं एक हफ्ते में अपना रूप लेता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि एक हफ्ते में क्या कुछ असर होता है धर्मनगरी अयोध्या का। मोहित, ये अहम बात है। लेकिन साथ में अस्पतालों की स्थिति और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो सवालों के घेरे में अस्पताल की जो स्थिति रही है, क्या उसको लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश प्रशासन या सरकार के द्वारा की जा रही है? देखिए,
प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वो काफी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में रहेंगी हम वही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी स्थिति जिस तरीके से हॉस्पिटल में बनी थी वो कहीं ना कहीं बेहतर हो रही, लेकिन अभी उतनी बेहतर नहीं हो रही कि पूरा जो जिस तरीके से मरीजों को जो लाभ होना चाहिए, लाभ देना चाहिए, जिस तरीके से दवा की बात करें या जो है ऑक्सीजन की बात करें, वो पूरी तरीके से अभी हालात शुद्ध नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, इस पर प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं उस पर भी मरीजों को हाल चाल लेकर के उसकी जानकारी भी लेनी चाहिए कि क्या लाभ मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है। मोहित, और जो लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनको लेकर क्या सरकार ने किसी तरह का कोई कदम उठाया है? खासतौर से वो परिवार जो बीपीएल में आते हैं या उससे नीचे लोग आते हैं, उन लोगों के लिए राशन को लेकर किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, केंद्र सरकार और यूपी सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के अहम कदम उठा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें 2 माह तक जो है गरीब बीपीएल धारकों को फ्री राशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से कोरोना का कहर बरस रहा है उस पर अपना काम करने का काम कर रही है मोहित। और जिस तरीके से प्लान का सिलसिला जारी है उसको लेकर के हम बात करें तो जिस तरीके से थर्मल स्कैनिंग की जानी चाहिए और लोगों का डाटा तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उसका असर रामनगरी में नहीं दिख रहा है मोहित। लोगों में क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज भी 4,14,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। लोगों की स्थिति अयोध्या में कैसी नजर आ रही है? क्या लोग इससे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या इसको लेकर क्या कहते नजर आते हैं? देखिए, जिस तरीके से धर्मनगरी अयोध्या में काफी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद अब जिस तरीके से सड़कों और बाजारों पर भीड़ देखी जाती थी, लॉकडाउन लगाया गया और जनता से लगातार अपीलें की जा रही हैं कि लोग जब आवश्यक कार्य हो तभी भी घर से निकले। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मनगरी अयोध्या में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। अब ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता जागरूक हो गई है और जिस तरीके से मौत का आंकड़ा देख रही है, लोगों में डर जैसा समा गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता दिख रही है और जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने के लिए ग्रामीण की जनता और शहर की जनता पूरी तरीके से अपना अहम योगदान दे रही है मोहित। मंडियों की स्थिति कैसी? क्योंकि गेहूं कटा है अभी किसानों का और गेहूं लेकर वो लोग मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं और जिन लोगों की फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो लोग मंडियों की तरफ रुख करते हैं। वहां पर कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है और किस तरह के हालात वहां पर हैं? जिस तरीके से जो गेहूं की कटाई चल रही है उसके लिए किसानों को तमाम प्रकार के जो है केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर किसान जाकर के अपनी फसल को बेच सकते हैं। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जिस तरीके से एक जिला अधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा इसका रोस्टर जारी किया गया है कि रात में ही मंडी खोली जा रही है, जो कि जो है रात 10 बजे से सुबह मॉर्निंग 4 बजे तक मंडियां खुली रहती हैं। अगर हम दूध और दही की बात करें, जिस तरीके डेयरी की बात करें तो उसका भी कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उसको जारी किया गया है, उसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भीड़ को ना देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और अपनी सावधानियों को बरतने के लिए लगातार दुकानदारों को भी हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा भीड़ न करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। तमाम ऐसी पहलों पर जिला अधिकारी अनुज कुमार झा के कहने पर लोग निर्देशों का पालन कर रहे हैं मोहित। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से जुड़े, उन्होंने तमाम अपडेट आपके सामने रखे। उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति अयोध्या में फिलहाल देखने को मिल रही है, साथ में तैयारियां किस तरह की हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कई जगहों से जैसी बहुत विचलित और चिंताएं पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तमाम तस्वीरों को देखते हुए आपके इलाके के जो अपडेट हैं, आपके राज्य के जो अपडेट हैं, वो आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश एएनबी न्यूज कर रहा है और आप तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, हो सके तो अपने घर पर ही रहें और घर से बाहर अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये अपील है ना सिर्फ एएनबी न्यूज की बल्कि केंद्र राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री, तमाम सब लोग यही अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपके क्षेत्र का जो हाल है वो कैसा है? आपके क्षेत्र में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? आपके क्षेत्र में लोगों का सहयोग प्रशासन को किस तरीके से मिल पा रहा है? इसी को लेकर हम जानने की कोशिश करें। आपके क्षेत्र में क्या अस्पतालों की व्यवस्था है, क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कोरोना के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? ताजा आंकड़ों की हम बात करें तो आपके इलाके में क्या हाल है? इन तमाम स्थिति को लेकर, इन तमाम हालातों को लेकर ही आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में आज 4,14,000 से ज्यादा नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और साथ में
मौत के आंकड़ों की हम बात करें तो 3,900 कुछ लोगों की जान बीते 24 घंटे में कोरोना ले चुका है। यह आंकड़ा बढ़ रहा है और यही चिंता है सरकार की, क्योंकि वैज्ञानिकों का, कोरोना एक्सपर्ट्स का, स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स का, उन तमाम लोगों का यही कहना है कि यह तो दूसरी लहर है और यह आंकड़ा अभी हर रोज और बढ़ता नजर आएगा और इसका जो पीक है वो आना भी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में अब नई ताजा रिपोर्ट जो आ रही हैं उनमें यह दावा किया गया है कि यह तो दूसरी लहर है, अभी तीसरी लहर आनी बाकी है और तीसरी लहर की स्थिति को देखते हुए ही अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें तैयारी में जुट चुकी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम कोरोना की चैन को कैसे तोड़ सकते हैं, किस तरीके से कोरोना को हरा सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है संपूर्ण रूप से। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो 15 मई तक वहां पर भी सख्त लॉकडाउन की बात कही गई है। दिल्ली में लॉकडाउन पहले से ही जारी है, उत्तर प्रदेश में भी जारी है। अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र का हम रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ गुरुदेव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट कोरोना को लेकर। गुरुदेव, क्या अपडेट कुरुक्षेत्र के हैं कोरोना को लेकर, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आज 5वां दिन है लॉकडाउन का। अगर हम लगातार प्रदेश भर में लॉकडाउन की बात करें तो आज 5वां दिन है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जो है ग्राफ में कमी आई है। अफरा तफरी का जो माहौल बना था, लोगों के बीच में जो भय का माहौल था, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3,07,000 के लगभग जो है टेस्ट किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिनमें से 2,86,000 के लगभग जो है कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी आई है। तो अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा आंकड़ा पूरे जिले के अंदर नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों के अंदर जो भय का माहौल था उसमें कमी आई है। प्रशासन द्वारा निगरानी कमेटियों का गठन किया गया है। हर अस्पताल के ऊपर जो है ना निगरानी रखी जा रही है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, वो चीजें जो सामने आ रही थी बार बार, उनमें जरूर कमी आई है। तो कुल मिलाकर जो है माहौल जो है अभी ऐसा है कि ज्यादा भय का माहौल लोगों के में नहीं है। गुरुदेव, कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्म नगरी है, भारी संख्या में लोग दूर दूर से वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और हरियाणा के लोग भी लगातार भारी मात्रा में वहां पर पहुंचते हैं। वहां की स्थिति कैसी है? क्या लोग अभी भी आ रहे हैं या कोरोना के तमाम निर्देशों और सख्ती के बाद में वहां पर इस तरह के हालात नहीं है? देखिए, बाहर से आने वाले पर्यटकों की जहां तक बात करें उनमें काफी कमी है। बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरोवर की बात करें, मंदिरों की बात करें तो वो सारे के सारे प्रशासन द्वारा बंद कर दिए गए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ सामने आ रही है कि जो यहाँ पे साधु संत जो यहाँ पहले से रह रहे हैं या जो बाद में यहाँ पर आए हैं, चाहे वो ग्रहण के टाइम की बात हो, चाहे किसी और समय की बात हो, जो लोग बाहर से यहाँ पर आकर रह रहे हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। ना तो उनको वैक्सीनेशन का उनको लगाई जा रही है, टीकाकरण उनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड है तो मोबाइल नंबर नहीं है, तो उनको वो दिक्कतें आ रही हैं और उनको सड़कों पे पड़े रहना पड़ता है। ना उनके खाने की व्यवस्था है और ना ही कहीं रहने की व्यवस्था। तो ये दिक्कतें जरूर आ रही हैं। उनकी वजह से ऐसा लगता है कई दफा कि कोरोना की चेन को यहाँ तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर प्रशासन इन लोगों के लिए कोई बड़ा कदम उठाए तो संभव हो सकता है कि कोरोना पर बड़ी मात्रा में अंकुश लगाया जा सकता है। और गुरुदेव, साथ में ये भी समझने की कोशिश करें कि वहां पर स्थानीय लोगों की स्थिति कैसी है कोरोना को लेकर। क्या वो लोग अपना सहयोग प्रशासन को, सरकार को देते नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू की है। पहले जो ढिलाई थी वो ढिलाई को बदला है, उसमें सख्ती थोड़ी सी बढ़ाई है। ये नहीं कि जैसे पहले डंडे के जोर पर मनाया जाता था लोगों को, अब ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर जागरूकता है, लोगों के अंदर इस बात को अवेयर हुए हैं लोग कि कोरोना के प्रति जो है हमें ध्यान रखना है। मास्क का प्रयोग लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन अस्पतालों की स्थिति जहां तक पहले ये उभर कर आई थी कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पोस्टर लगा दिए गए थे अस्पतालों द्वारा, तो प्रशासन ने उन पर जो है ना सख्ती बढ़ाई है कि इस तरह के कदम पर अस्पताल प्रशासन ना उठाए कि पोस्टर लगा करके बता दिया कि ऑक्सीजन खत्म है। ऑक्सीजन की पूरी तरह से जो है ना निगरानी रखी जा रही है कि कहीं बेड की कमी ना हो, ना ही ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल कम हुआ है। गुरुदेव, हमने तस्वीरें देखी थी बीते साल, किस तरीके से विचलित करने वाली तस्वीरें आई थी। लोग पलायन करने को मजबूर थे। हरियाणा में भारी संख्या में लोग मजदूरी करते हैं, जो दूसरे राज्यों से आकर रहते हैं कुछ लोग। क्या पलायन की तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल रही हैं? अगर देखने को मिल रही तो उनको लेकर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है?
देखिए, प्रशासन की तरफ से पलायन को लेकर के कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। जागरूकता जरूर की जा रही है कि वो लोग ज्यादा भय का माहौल ना बनाएं। ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है, तो वो ऐसा कोई स्थिति यहाँ पे सड़कों पर चलने जैसी पहली स्थिति आई थी। पिछले अगर लॉकडाउन की बात करें तो जिस तरह का माहौल सड़कों पर आया था कि लोग मजदूर जा रहे थे और पलायन लगातार हो रहा था, तो इस वक्त जो है इस तरह का कोई बड़ा माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके बीच में भय का माहौल जरूर है। वो चोरी छिपे दाएं बाएं से कहीं ना कहीं निकल करके जा रहे हैं और वापिस अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो बिल्कुल सामने आ रही है। गुरुदेव, राशन को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए और उन तमाम जो गरीब लोग हैं, बीपीएल से परिवार के जो लोग हैं, उनके एडमिट करने को लेकर भी सहायता की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्या स्थिति है राशन को लेकर और गरीब मरीजों को लेकर? देखिए, जहां तक बीपीएल परिवारों की बात करें तो प्रशासन द्वारा, अगर मनोहर लाल मुख्यमंत्री की बात करें, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर कोरोना पीड़ित है तो उनके घर पे 1 हफ्ते का राशन या एक सहायता राशि उनकी घर पे पहुंचा दी जाएगी। बीपीएल परिवारों को या दूसरे परिवारों को भी जो राशन सामग्री है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। किसी प्रकार का ऐसा कोई माहौल। गुरुदेव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गुरुदेव हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़े, उन्होंने तमाम जो स्थिति कुरुक्षेत्र की है कोरोना को लेकर वो आपके सामने रखी, तमाम ताजा अपडेट आपके सामने रखे। लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं और इसको लेकर सरकार और प्रशासन सजग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का सजग होना जरूरी है, क्योंकि लोग अगर सहयोग देंगे तभी जाकर कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल हो पाएगी। लगातार अपडेट जारी है, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी सिलसिला अपडेट का जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो देश में 4,14,000 नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 3,900 लोगों की जो जान बीते 24 घंटे में कोरोना ले चुका है। और इन तमाम नए आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन अब और ज्यादा सख्त हो चुका है। और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में फोन के जरिए बातचीत की है, उनके राज्यों की स्थिति का जायजा लिया है और साथ में ये समझने की कोशिश की है कि राज्य सरकारें जो कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। और साथ में उनको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से सख्ती के साथ में कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन साथ में लॉकडाउन को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की हम बात करें, वो 2 दिन पहले ही ट्वीट करके ये कह चुके हैं कि जो मौतों का जो सिलसिला जारी है उसको रोकना है तो हमें लॉकडाउन की जरूरत है, हमें लॉकडाउन लगाना होगा, तभी जाकर हम बढ़ते आंकड़े को और साथ में और जो लोगों की जान जा रही है उसको बचा पाएंगे, उन लोगों को हम बचा सकते हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी के द्वारा कही गई। लेकिन आपके क्षेत्र का हाल कैसा है, आपके राज्य का हाल कैसा है, आपके राज्य में किस तरह की सख्ती है, आपके क्षेत्र में किस तरह की सख्ती है, वहां पर अस्पतालों के हालात कैसे हैं, अस्पतालों में क्या कोरोना की वैक्सीन को लेकर क्या वैक्सीन वहां पर मुहैया हो पा रही है, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और खास तौर पर 18 साल से ऊपर जो लोग अब अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है, किस तरीके से, क्या उत्साह के साथ में लोग वैक्सीन कराने के लिए वहां पर युवा पहुंच रहे हैं, और साथ में जो नए आंकड़े आ रहे हैं उनकी स्थिति आपके इलाके में कैसी है, उनको रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, किस तरीके से इस कोरोना की जो डोर है उसे कम करने के लिए, इसे कमजोर करने के लिए कदम उठा रहा है। तो इन तमाम स्थिति को लेकर ही हम लगातार पल पल की जो अपडेट वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाके की तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए। हमारे संवाददाता जो हमारे साथ लगातार अलग अलग इलाकों से वो बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नए आंकड़े आ रहे हैं, जिस तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं, वो चिंता का सबब बनी हुई है। बीते रोज की हम बात करें 3,12,000 से ज्यादा नए कोरोना के जो मामले सामने आए थे, 4,12,000 नए मामले सामने आए थे। लेकिन 3 लाख से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने कोरोना को मात देने में भी सफलता हासिल की थी। और मृतकों की हम बात करें तो 3,800 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। और इससे पहले की हम बात करें तो इससे पहले थोड़ी राहत थी, 4 लाख से नीचे आंकड़े आ रहे थे। लेकिन आज तीसरी बार, एक बार फिर से ऐसा हुआ है देश में, तीसरी बार जब आंकड़े 4 लाख के पार आए हैं। यह तीसरी बार है, लेकिन दूसरी बार यह है कि लगातार बैक टू बैक
दूसरे दिन आज 4 लाख से ज्यादा नए आंकड़े सामने आए, क्योंकि बीते रोज भी 4,12,000 मामले सामने आए थे और आज 4,14,000 आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों को देखकर अब लोगों के मन में डर है, लोगों के अंदर लोग इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हो रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर वो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन कराना चाहते हैं, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि कई राज्यों के अस्पतालों में लापरवाही, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, कई अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की जो कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि मृतकों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ आपको यह भी बताते चले कि कोरोना इस बार अपने संख्या तो बढ़ा ही रहा है, साथ में मृतकों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बीते 24 घंटे का हाल हम आपको बताएं तो 24 घंटे में लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़े उनसे चिंता जरूर पैदा हुई है, लेकिन साथ में सवाल यह भी कि इन्हें रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो काफी है? क्या लोगों को जागरूक करने में सरकार सफल हो रही है? और आखिरकार जो लोग अभी भी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या कदम उठाना चाहिए और उन्हें क्या किस तरह की सजा मिलनी चाहिए ताकि वो भविष्य में कोरोना के निर्देशों का पालन करें? वो लोग मास्क का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और उचित दूरी का पालन करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि जो लोग बिना किसी काम के, बिना किसी जरूरी संसाधन के लेकर वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को रोकने के लिए भी एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और यही वजह है कि जगह जगह पर प्रशासन अपने सख्त रवैया जो अपना रहा है, सख्ती कर रहा है, कदम उठा रहा है। लेकिन साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऑक्सीजन की कमी की जिस तरह की तस्वीरें और किल्लत देखने को मिल रही है, उन सब के बीच लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऑक्सीजन की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई राज्यों के हालात और भी चिंताजनक हैं। हम महाराष्ट्र की हम बात करें, वहां पर ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की हम बात करें तो वहां पर वैक्सीन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। और साथ में दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में हर रोज कई ऐसे अस्पताल हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है और इस ऑक्सीजन की ना होने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो हालात हैं, उन हालातों को हम देखें तो उसको लेकर सतर्कता पहले से ज्यादा जरूर नजर आती है, लेकिन अभी भी नाकाफी नजर आती है, क्योंकि नए आंकड़े जो हैं वो चिंता में डाल रहे हैं। 4,14,000 बीते 24 घंटे में नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जो केस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। मरने वालों का जो सिलसिला है वो भी थमता नजर नहीं आ रहा है। मरने वालों की हम बात करें तो 3,900 से ज्यादा लोगों की जान बीते 24 घंटे में कोरोना ले चुका है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना अपने चरम पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अपनी आगोश में लेने का काम कोरोना कर रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग जिस तरीके से होनी थी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं सरकार की टेस्टिंग को लेकर कदम उठाए जाएं, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, लेकिन तस्वीर ये सिर्फ एक या दो राज्यों की नहीं, कई राज्यों में ऐसे हालात हैं। अब अमेठी की कैसी स्थिति है? अमेठी की स्थिति के लिए हमारे साथ राजकुमार जायसवाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां की ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जायसवाल, अमेठी से कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट, विस्तार से बताएं। जी मोहित जी, आपको बता दें कि अमेठी में बीते 24 घंटे में 122 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि वर्तमान संख्या बढ़कर 1,256 हो गई है। वहीं पर एक बड़ी बात ये रही कि अभी तक स्वस्थ जो 24 घंटे में हुए हैं मरीज, उनकी संख्या भी लगभग 112 लोग जो है स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो भी कहीं न कहीं अब डाउन होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में सिर्फ एक मौत हुई है। इस प्रकार से अमेठी जनपद में कोरोना की स्थिति पहले से बहुत ही सुधार हो रहा है उसमें। जी और राजकुमार, अस्पतालों में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जिस तरह की शिकायतें, जिस तरह के सवाल पहले उठ रहे थे, क्या उनको लेकर कदम उठाया जा रहा है, उन्हें ठीक किया जा रहा है?
जी आपको बता दें कि पहले की अपेक्षा अब अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा सुधर गई है। पहले जहां पे ऑक्सीजन की कमी रहती थी, कहीं वेंटिलेटर नहीं रहते थे, तो उसमें बहुत सुधारात्मक रवैया देखा गया है। अब अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और बेड भी खाली है। ऐसे में जो भी अमेठी प्रशासन की व्यवस्था है पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। कोरोना को लेके पूरा एहतियात करता जा रहा है। प्रशासन भी सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में जो है, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लोगों से अभी भी अपील कर रहे हैं, रोड पर निकलकर जो भी बाहर निकल रहे हैं उनके जो है उनको समझाया जा रहा है। उनको उन पर फाइन जो है 1000 रुपए की जो फाइन चार्ज है वो भी मारा जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से समझा बुझा के घर में रखने की अपील की जा रही है, जिससे कि कोरोना पर लगाम लगाया जा सके। और अस्पताल की व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है यहाँ पे। जी राजकुमार जायसवाल, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, तो अमेठी में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, खास तौर पर 1 मई से, क्योंकि 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं 44 साल तक, उनके लिए भी वैक्सीनेशन की इजाजत दी गई। वैक्सीन को लेकर वहां पर किस तरह के आलम है, वैक्सीनेशन हो रहा है? वैक्सीनेशन के लिए जो 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को जो वैक्सीन लगानी थी, उसमें जो है सिर्फ 7 जिले थे जहां पे 9000 एक्टिव केसों की संख्या के ऊपर जो केस थे वहां पे जो है वैक्सीन लगानी जानी थी, जिसमें जो है अमेठी नहीं आता है। ऐसे में अभी जो है फिलहाल जो नॉर्मल तौर पे जो 45 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग हैं उनको जो है वैक्सीन पूरी तरीके से लगाई जा रही है। सारे जो सेंटर हैं, सब सेंटर हैं और जिला अस्पताल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन पूरे तरीके से अपने प्रभावी रूप में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जायसवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट अमेठी का हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि अमेठी में पहले से बेहतर स्थिति नजर आ रही है। मौत के आंकड़ों को लेकर भी उन्होंने राहत की खबर दी है, लेकिन साथ में जिस तरीके के हालात वैक्सीनेशन को लेकर हैं उसे और सुधारने की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का, आपके शहर की तस्वीर हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की कि कोरोना को लेकर क्या हालात वहां पर हैं, किस तरह की सख्ती है, लेकिन अभी भी कोरोना के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।